Hello students, today I am going to explain you the chapter Indigo of the book Flamingo. इंडिगो जैसा कि नाम से मालूम पड़ता है कि इंडिगो मीन्स नील। ठीक है, तो यहाँ पर नील की खेती के बारे में बताया गया है जो कि बिहार में चंपारण विलेज के पीजेंट्स किया करते थे। उस टाइम का जिक्र है जब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे और अपनी मनमानी करते थे। तो बिहार का जो चंपारण विलेज है, ठीक है, वहाँ के जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स का मतलब कि फार्मर्स, तो वो फार्मर्स जो हैं वो मजबूर थे 15% ऑफ देयर टू कीप 15% ऑफ देयर होल्ड विद देम एंड सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट एज अ रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स कौन है? ब्रिटिशर्स है। तो उनको वो सरेंडर करते थे जिनका कि उस टाइम पे रूल चल रहा था। इसके कारण क्या हो रहा था कि इन गांव वालों का या पीजेंट्स का घर नहीं चल पा रहा था। ये लोग भूखे मर रहे थे, है ना। इनको 2 वक्त की रोटी भी अच्छी तरह से नसीब नहीं हो रही थी। तो अब इन लोगों के बीच में अनरेस्ट था। ये स्टोरी जो है वो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बुक में से ली गई है, जिसको कि हमारा जो राइटर है लुइस फिशर, उसने बहुत ही बखूबी एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। और उन्होंने जैसा कि गांधी जी ने अपने वर्ड्स में उनको डिस्क्राइब किया था, ऑल दैट ही हैड डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर सेम टू सेम। क्लियर? तो यहाँ पर जो नील की खेती हो रही थी, वो नील की खेती कैसे थी कि पहले जो होता है ना, नील क्या होता है, हम कपड़ों में लगाते हैं ना नील, वही वाला नील है। तो आजकल तो सिंथेटिक इंडिगो यूज़ होता है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या था, खेती होती थी। खेती करके जो लीव्स होती थी या फूल होते थे, उनका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता था और एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद में उसका इंडिगो बनाया जाता था। आज के टाइम पे क्या है कि सिंथेटिक इंडिगो हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। जब ये इंडिगो फार्मिंग हो रही थी, उस दौरान ये ब्रिटिशर्स जो थे वो इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे पीजेंट्स को। और पीजेंट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर थे ब्रिटिश रूल के अंडर में काम करते हुए। अब ये लोग जो भी वो ब्रिटिशर्स कहते थे, इनको सब मानना पड़ता था। इन्हीं दिनों क्या हुआ कि सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी ने डेवलप किया या इंट्रोड्यूस किया। तो उस टाइम पर ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 15% ऑफ द कंपेंसेशन है उससे रिलीव कर देंगे अगर तुम हमें रेंट दो। बाकी भी जो आपकी फसल है उसका पूरा रेंट दो, तो हम आपको ये 15% कॉन्ट्रैक्ट जो हमने बना रखा है उससे हम तुमको फ्री कर देंगे। तो गांव वालों ने क्योंकि दे वर वेरी इनोसेंट, इलिटरेट थे, तो उन्होंने उनके कहने पर पेपर्स साइन कर दिए। कुछ गांव वाले थे जो कि साइन नहीं कर रहे थे। जो साइन नहीं कर रहे थे उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने अपने लठैतों से पिटवाया। ठीक है, और उसके अलावा उनको बुरा भला कहा। अब यहाँ पर इन्हीं पीजेंट्स के बीच में एक है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट कहा गया है। वो एक जिद्दी किस्म का है, वो किसी के कहने पर नहीं काम करने वाला था। उसने उन दिनों में गांधी जी के बारे में सुन रखा था। उसने ये सुना हुआ था कि गांधी जी जो है वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए जगह जगह मीटिंग्स ले रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना गांधी जी के पास में जाऊं अपनी ये समस्या लेकर के कि हमें ये चंपारण पीजेंट्स को ब्रिटिशर्स जो हैं वो कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये सोच करके वो गांधी जी के पास चल दिया। उन दिनों गांधी जी जो थे वो लखनऊ में इंडियन कांग्रेस मीटिंग एक होल्ड कर रहे थे, जिसमें कि 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे। ये उनसे मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन इसको रोक दिया गया। वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने रोक दिया कि अभी तुम गांधी जी से नहीं मिल सकते हो, कि गांधी जी जो है वो अभी मीटिंग ले रहे हैं।
मीटिंग जब ख़त्म होती है तो उसके बाद में ये गांधी जी से जाकर के मिलता है, अपनी चंपारण विलेज की पूरी समस्या बताता है और गांधी जी इसको एश्योरेंस देते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे चंपारण विलेज आएंगे और तुम्हारे भाइयों को, गांव वाले जितने भी लोग हैं, उनको आज़ाद करेंगे इस जुल्म से। ठीक है, अभी तुम जाओ, क्योंकि अभी हमारा जगह जगह अपॉइंटमेंट है और अभी हमको कानपुर जाना है, फिर उसके बाद में कलकत्ता जाना है और भी जगह जाना है। तो सारी मीटिंग्स हम एंड अप करने के बाद में ही तुम्हारे गांव चंपारण आएंगे। अब ये राजकुमार शुक्ला जो था ना, वो क्योंकि जिद्दी कहा गया है, उसको रेजोल्यूट कहा गया है, तो वो गांधी जी को लिए बगैर जाने वाला नहीं था। उसने क्या करा कि गांधी जी जहाँ जहाँ जाने लगे वो उनके पीछे पीछे जाने लगा। अब गांधी जी ने कहा कि तुम मेरे पीछे कहाँ कहाँ तक आओगे, है ना, तुम अभी जाओ, हम आएंगे तुम्हारे यहाँ पर। लेकिन इसको विश्वास नहीं हुआ। इसने सोचा ये लोग बड़े आदमी हैं, हम जैसे गरीब लोगों की बातें पता नहीं इनको याद रही कि नहीं रही, तो इसलिए वो गांधी जी को संग में ही लेकर के जाना चाहता था। गांधी जी जहाँ जहाँ मीटिंग लेने के लिए जा रहे थे उनके पीछे पीछे चल रहा था। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो, कलकत्ता में इंतज़ार करना, मैं कलकत्ता अभी कुछ महीनों में पहुँचूँगा और वहाँ पर जाने के बाद में, मीटिंग होल्ड करने के बाद में फिर मैं तुम्हारे संग में चलूँगा। जब गांधी जी कुछ महीनों बाद कलकत्ता पहुंचते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये वहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ था और गांधी जी का इंतज़ार कर रहा था। गांधी जी उसको देख कर के एक तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि भाई इसमें कितनी अपने लोगों के लिए जागरूकता है कुछ करने की। तो गांधी जी उससे कहते हैं कि हाँ, अब हम तुम्हारे संग में चंपारण चलेंगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले हम कुछ लॉयर्स से भी डिस्कस करना चाहेंगे। गांधी जी वैसे तो खुद एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत बड़े लॉयर थे, लेकिन वो कोई भी काम करते थे तो दूसरों का सजेशन लेकर के करते थे, दूसरों की राय लेकर के। तो ही वांटेड टू मीट द अदर लॉयर्स आल्सो एंड टेक देयर सजेशंस इन द केस ऑफ चंपारण। अब गांधी जी जो हैं वो कहाँ जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं। मुजफ्फरपुर जाने से पहले वो मुजफ्फरपुर में एक टेलीग्राम भिजवा देते हैं और टेलीग्राम जो है उन्होंने किसको भिजवाया था, वहाँ पर दो प्रोफेसर्स थे, प्रोफेसर JB कृपलानी और मलकानी। तो ये दो प्रोफेसर्स जो थे ना, उनको टेलीग्राम भेजा गया कि हम फलानी फलानी डेट को आपके मुजफ्फरपुर पहुँच रहे हैं। जब गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुँचे तो प्रोफेसर कृपलानी और मलकानी दोनों जने अपने स्टूडेंट्स को लेकर के, जो कि कार्यकर्ता भी थे, कार्यकर्ताओं को लेकर के गांधी जी को रिसीव करने के लिए स्टेशन पहुंच गए। बहुत तादाद में लोग पहुंचे हुए थे और गांधी जी जब ट्रेन से नीचे उतरे तो उनको बहुत हार वार पहनाए गए, उनका स्वागत किया गया और फिर गांधी जी जो है वो प्रोफेसर मलकानी के यहाँ पर रुके। प्रोफेसर मलकानी के यहाँ पर रुके जब वो, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ लॉयर्स से भी बात करी और यहाँ पर बैठ कर के उन्होंने पूरा डिस्कशन किया चंपारण विलेज के बारे में कि हम वहाँ जा रहे हैं, ये छोटा मोटा मामला तो है नहीं, ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ने वाला मामला है, तो इससे हमें कैसे निपटना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो इन लोगों से डिस्कस करने लगे। डिस्कस करने के बाद में वो इस नतीजे पर पहुँचे कि हम इनके लिए लड़ेंगे और जब अगर ज़रूरत पड़ी तो केस भी फाइल अप करेंगे। ठीक है, कुछ लॉयर्स ने उनसे कहा गांधी जी से कि ऐसा करते हैं, इन पीजेंट से कह दो कि हम इनका केस लड़ लेंगे और ये हमारी फीस दे दे। तो गांधी जी ने उन लॉयर्स की फटकार लगाई। उन्होंने कहा तुम अपने ही भाइयों से, यानी कि इंडियंस से ही, इंडियंस जो अभी गुलाम हैं ब्रिटिश रूल के अंडर में, उनसे तुम पैसे लोगे, अपने ही भाइयों से पैसे लोगे और उनको ये कोर्ट के और कचहरी के चक्कर लगवाओगे। तो उन्होंने उनकी फटकार लगाई उन लॉयर्स की। उसके बाद में गांधी जी जो है अब पूरी अपनी टीम के साथ कहाँ जा रहे हैं, चंपारण जा रहे हैं। चंपारण जब पहुँचे गांधी जी तो वहाँ पर पहुँचने पर उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले चंपारण विलेज में ना जाकर के जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, है ना, वो थे तिरहुट में, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जिनका रूल चल रहा था वहाँ पर, जिनका शासन चल रहा था, जो इन लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, है ना, जिनका आदेश इन गांव वालों को मानना पड़ रहा था। तो
गांधी जी उनसे मिलना चाहते थे, तो वो कहाँ पे थे? तिरहुट में थे। तो गांधी जी पहले तिरहुट गए, है ना। तिरहुट में जा कर के, अब इतना बड़ा कोई इंसान होगा ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, तो उससे आप डायरेक्टली तो मिल नहीं सकेंगे, है ना। उनका सेक्रेटरी होगा, आपको पहले सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर आपको मुलाकात करनी पड़ेगी, ठीक। तो इसी तरह से जब तिरहुट पहुँचे तो उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के सेक्रेटरी से जा कर के कहा कि जाओ अपने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से हमारा एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो और उनको ये कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं चंपारण मैटर के एपिसोड के बारे में। अब वो सेक्रेटरी जो है वो जाता है अपने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को सारा कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे एक आदमी है जो थोड़ा बूढ़ा है, तन पे कपड़े नहीं है, धोती पहने हुए है और वो आपसे मिलना चाहता है, चंपारण पीजेंट्स के बारे में डिस्कशन करना चाहता है। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने सेक्रेटरी से ये कहा कि जाओ उस गांधी नाम के वो जो सज्जन हैं उनसे कह दो कि वो हमारे मामले में ना पड़े। वी डोंट वांट एनी आउटसाइडर इन आवर केस। ये हमारा और चंपारण विलेजर्स का, पीजेंट्स का आपस का मामला है, हम इसमें थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, ठीक है। गांधी जी थर्ड पर्सन है, बाहर के आदमी है, तो हमारे मैटर में क्यों आ रहे हो? तो उनका कहना ये था। तो अब जब ये कहा गया सेक्रेटरी द्वारा, तो अब गांधी जी ने सोचा कि अब क्या करें, ये तो हमसे मिल ही नहीं रहे हैं, तो बात कैसे बढ़ेगी, मैटर कैसे सॉल्व होगा। तो गांधी जी ने अब क्या किया कि वहाँ का जो कमिश्नर था, पुलिस कमिश्नर, उससे जा कर के मिले। अब पुलिस कमिश्नर जो था वो भी एक ब्रिटिशर था। गांधी जी उससे जा कर के मिले और उनसे जा कर के फिर वही बात कही कि जा कर के ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से हमारी एक मीटिंग फिक्स करा दो, उनसे कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं चंपारण के मैटर के मामले में। अब कमिश्नर गया ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के पास में। जब कमिश्नर गया तो कमिश्नर से भी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने वही शब्द कहे कि हम किसी आउटसाइडर से नहीं मिलना चाहते हैं, ये हमारा आपसी मामला है और हमको किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। कमिश्नर ने यहाँ आकर के सीधे से उसको, गांधी जी को पुलिसिया वे में हड़काया और क्या कहा उनसे कि तुम ये तिरहुट जो जगह है, ये तिरहुट हो छोड़ करके तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ दिखाई नहीं देने चाहिए। हमारे जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है वो कोई तुमसे नहीं मिलना चाहते, कोई मीटिंग नहीं करना चाहते तुमसे, और तुम फालतू की बातें मत करो और यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, और नहीं हुए तो हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे और जेल में डाल देंगे। अब गांधी जी कमिश्नर के कहने पर तिरहुट छोड़ करके मोतीहारी चले गए। मोतीहारी क्या है? मोतीहारी इज़ द कैपिटल ऑफ चंपारण। चंपारण की कैपिटल है मोतीहारी। तो गांधी जी अब जा कर के मोतीहारी में उन्होंने अपना डेरा डाल दिया और वहाँ पर जा कर के अब सोचने लगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड तो हमारी बात सुन नहीं रहा है ना। तो अब क्या करें? तो गांधी जी ने अब राजेंद्र प्रसाद को, जो कि पटना में थे, उनको एक टेलीग्राम लिखा। अच्छा, यहाँ आने से पहले भी गांधी जी जो है वो राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे, ठीक है। यहाँ चंपारण आने से पहले भी गांधी जी पटना राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे, लेकिन उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, सो ही कुड नॉट मीट हिम, ठीक है। तो बिना मुलाकात करे ही वो यहाँ पर चंपारण आ गए थे। अब यहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ रही थी, तो गांधी जी ने यहाँ से एक टेलीग्राम राजेंद्र प्रसाद को लिखा और उनसे कहा कि अपने कांग्रेस के जितने भी इन्फ्लुएंशियल नेता नगरी के लोग हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सबको तुरंत यहाँ मोतीहारी भेज दो। वी नीड मैन पावर। गांधी जी की एक आवाज़ पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल रीच्ड मोतीहारी। अब मोतीहारी में क्या था, लोगों का हुजूम लग गया, जगह जगह देखो तो भीड़ ही भीड़। किसकी? ये सारे गांधी जी के लोगों की। अब गांधी जी के पास में मैन पावर हो गया, है ना, जो गांधी जी के साइड से है। जब इतने सारे लोग कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं तो पुलिस को हमेशा मालूम पड़ जाता है कि कहीं कोई दंगा फसाद तो नहीं हो रहा है, भाई वहाँ पर इतनी भीड़ कैसे है।
तो जैसे ही मोतीहारी में थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर हुए, वैसे ही कमिश्नर के पास में एक मैसेज पहुंच गया कि मोतीहारी में कुछ होने जा रहा है, वहाँ पे लोगों का आना जाना बड़ा चालू है और सब लोग एक ही जगह पर जाकर के इकट्ठे हो रहे हैं। कमिश्नर के कान खड़े हो गए, क्योंकि कमिश्नर जो है वो लॉ ऑर्डर सब मेंटेन करता है। तो इसीलिए कमिश्नर ने क्या करा, आकर के मामला देखा कि यहाँ पे कौन है। उसने देखा कि अरे ये तो वही गांधी है जो कि हमारे पास में आया था, हमने उससे कह दिया था यहाँ से चले जाओ नहीं तो अरेस्ट कर लेंगे। ये तो डरा ही नहीं, ये मोतीहारी में आकर के इसने जमघट लगा लिया और इतने लोगों को भी बुला लिया। अब उसने गांधी जी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने ये सोचा कि ये गांधी जी पुलिस से नहीं डर रहा है, कमिश्नर से नहीं डर रहा है, तो इसका मतलब ये मामूली आदमी नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, अब कोर्ट का सहारा लेना होगा। तो गांधी जी ने कोर्ट के थ्रू उसके पास में एक सम्मन भिजवाया। सम्मन क्या होता है, कोर्ट का एक लेटर होता है, सम्मन भिजवाया, जिसमें लिखा हुआ था कि लीव मोतीहारी एट वंस, अदरवाइज यू विल बी अरेस्टेड। अब गांधी जी के पास में वो लेटर आया, कोर्ट का लेटर। गांधी जी ने उस लेटर को पढ़ा, है ना। जब भी कोई कोर्ट से लेटर आता है तो लोग उसको डिसोबे नहीं करते हैं, ओबे करते हैं, है ना। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोर्ट के लेटर को नकार दें या ना कह दें। उस टाइम पे गांधी जी ने उस कोर्ट के लेटर को पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसके पीछे लिख दिया कि आई डिसोबे द ऑर्डर, यानी कि जो आप मेरे से कह रहे हैं कि मैं मोतीहारी छोड़ करके तुरंत चला जाऊं, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो आई डिसोबे द ऑर्डर। अब कोर्ट को ना कहने का मतलब है तुम्हारी अरेस्टिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को जैसे अरेस्ट करके ले जाया गया, वैसे यहाँ पे जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे, जो कार्यकर्ता थे, जो लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने बवाल मचाना चालू कर दिया, डिमॉन्स्ट्रेशन करना चालू कर दिया, तोड़फोड़ करनी चालू कर दी, आगजनी करने लगे। ठीक है, अब ये सब चीज़ें करने लगे तो यहाँ पे सब व्यवस्था जो है तहस नहस हो गई। कमिश्नर एकदम से अब घबरा रहा है, वो घबराता हुआ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के पास में पहुंचा, कहने लगा भाई जो तुमसे मीटिंग करने के लिए आया था, गांधी नाम का आदमी, उससे मीटिंग कर लो, उसने तो बवाल मचा करके रखा हुआ है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया, तो उसके लोग जो हैं वो सब तोड़फोड़ मचा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उनको 24 घंटे के अंदर रिलीज़ नहीं किया जेल से तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, यानी कि कुछ भी हो सकता है। अब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड था, जो गांधी जी से कह रहा था कि तुम तो आउटसाइडर हो, हम आउटसाइडर्स की बातें नहीं सुनते और ये नहीं सब करते हैं, है ना, तो वो अब चौंक गया। अब उसने सोचा कि नहीं नहीं, ये मामला जो है छोटा मोटा नहीं है। तो उसने क्या करा, इमीडिएट एक कोर्ट मतलब बनवाई, जैसे कहते हैं ना एक इमरजेंसी सी लागू हो जाती है और उसमें तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि एक बड़ा सा रूम, उसके अंदर एक जज, वकील वगैरह, है ना, लॉयर्स थे, उस सामने के कटघरे में जो थे वो लैंडलॉर्ड थे, इस वाले में गांधी जी थे, दोनों को आमने सामने किया गया और फिर अब जज के सामने अब जो ये मामला पुटअप किया गया। अब जो कोर्ट था, जो जस्टिस था, उन्होंने कहा कि गांधी से कि क्या चाहते हो, इन लैंडलॉर्ड से तुम क्या चाहते हो, क्यों इतना बवाल मचा रखा है। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि जो चंपारण पीजेंट्स हैं जिनको कि 15% होल्ड दिया जा रहा है, उनको इतना न दे करके उनका होल्ड जो है वो बढ़ाया जाए। तो उन्होंने कहा कितना चाहते हो, तो उन्होंने कहा 50% चाहते हैं, 50% उनको दो, 50% तुम अपने पास रखो। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर नतीजा ये निकलता है कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के कहने पर कि हम 25% से ज़्यादा नहीं दे सकते और इस पे तुम एग्री हो तो ठीक है, नहीं तो मामला हटाओ यहाँ से। अब गांधी जी ने जब देखा कि ये 25%, 15 से 25% पर आ गया है, तो उन्होंने तुरंत एग्रीमेंट साइन कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं एग्रीमेंट साइन करता हूँ 25% पर, लेकिन उसके साथ ये भी एक मेरी शर्त है कि मुझे
बाइज्जत बरी किया जाए, विदाउट एनी एलिगेशन मेरे को रिहा किया जाए जेल से। दोनों शर्तें उनकी मान ली गई, उनको रिहा कर दिया गया। गांधी जी बाहर आ गए अपने लोगों के बीच में। अब ये लोग जो थे, जैसे ही उनको मालूम पड़ा गांधी जी बाहर आ गए, दे वर वेरी हैप्पी। लेकिन जब उनको ये मालूम पड़ा कि गांधी जी 25% एग्रीमेंट पे साइन करके आ गए हैं, तो वो बौखलाने लगे। वो ये कहने लगे कि जब तुम गए ही थे वहाँ तक, है ना, और जब लैंडलॉर्ड तुम्हारे सामने बात करने के लिए तैयार हो गया था और सब कुछ मामला वैसा था, तो तुम 50% पे क्यों अड़े रहे? ठीक है, मतलब 25% पे क्यों तुमने साइन किए? तुमको 50% पे अड़े रहना चाहिए था। जो तुम 50% डिमांड की थी तो 50% पे अड़े रहते। तो गांधी जी ने कहा नहीं, हमारी पहली जीत ये है कि वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हमारे आगे झुक गया, जो हमसे बात करने को तैयार नहीं था। जो ब्रिटिशर्स हमको अपने पैर की जूती समझते थे, वो खुद आया हमसे बात करने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़, जो एक पाई भी नहीं बढ़ाना चाहता था, उसने 15 से 25% कर दिया। ये हमारी दूसरी जीत थी। ठीक है। उन दिनों में आप ब्रिटिशर्स को कंपेल नहीं कर सकते थे कि वो आपको कुछ दे दें। उनकी मेहरबानी हुई तो करेंगे, नहीं तो नहीं तो जूते पड़ेंगे। क्लियर? ये हाल था उन दिनों में। तो इसी तरह से गांधी जी ने कहा कि अगर हमें 25% मिल गया है तो ये हमारी दूसरी जीत है। एक तो वो हमसे बात करने के लिए तैयार हुआ, पहली जीत। दूसरी 25% पे एग्री हो गया, वो दूसरी वो सेकंड विक्ट्री है हमारी। और रही बात हमारी 50% की, तो तुम वो निश्चिंत रहो, 50 क्या, हम तुम्हें 100% दिलवा देंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी तसल्ली रखो। उसके बाद में गांधी जी आ जाते हैं वहाँ से और फिर चंपारण विलेज में जाते हैं। चंपारण विलेज में जा कर के देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि चंपारण विलेज और उसके आसपास के 5-6 गांव जो थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थे। मतलब वहाँ पर प्रोग्रेस या डेवलपमेंट के नाम पर कोई चीज़ अभी तक हुई नहीं थी। ठीक है, अंगूठा छाप इलिटरेट पीपल थे, वैसे ही उनके बच्चे हो रहे थे और खाने के नाम पर उनको कुछ नहीं था, भुखमरी फैली हुई थी। हेल्थ और हाइजीन देखें तो वहाँ साफ़ सफाई कुछ नहीं थी, गंदगी में रह रहे थे। हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज या मिनी हॉस्पिटल्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी, है ना। अगर बीमारी हो रही है तो बीमारी में मर जाओ, लेकिन वहाँ ट्रीटमेंट नाम का कोई डॉक्टर नहीं है तुम्हारे पास में, और ना कोई मिनी हॉस्पिटल्स हैं, ना इस तरह की कोई चीज़ें थी, और ना ही वहाँ पे स्कूल्स थे। तो यानी कि टोटल देखा जाए तो वहाँ की जो व्यवस्था थी दैट वाज रॉटन। ठीक। अब गांधी जी ने जब वहाँ का सर्वे सब किया और 6 विलेजेस को देखा, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना आश्रम बनाऊँगा। गांधी जी ने अपने वहाँ पर आश्रम बनाया, उसमें अपने कुछ कार्यकर्ताओं को रखा और फिर उसके बाद में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को सौंपी, ये कह करके कि भाई मैं तो एक जगह टिक नहीं पाऊँगा, आई हैव टू मूव ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, होल्डिंग द मीटिंग्स। तो यहाँ की जिम्मेदारी मैं अपने कार्यकर्ताओं को देकर के जा रहा हूँ कि दैट दे आर गोइंग टू लुक आफ्टर इट। और उन्होंने ये जिम्मेदारी किस किस को दी, जिसमें से कि मेन थे उनका खुद का बेटा देवदास गांधी, उनकी वाइफ कस्तूरबा बाई। कस्तूरबा बाई को ये कहा कि यहाँ की जितनी भी औरतें हैं घर घर जा कर के उनको साफ़ सफाई के बारे में सिखाओ, हेल्थ और हाइजीन के बारे में सिखाओ कि कैसे साफ़ सुथरा घर रखा जाता है, कैसे बाहर की गंदगी नहीं फैलाई जाती है ना, तो कैसे साफ़ एटमॉस्फेयर या वातावरण में रहा जाए। तो ये सब चीज़ें हेल्थ और हाइजीन के बारे में उनको एडुकेट करो। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स बनवाए जाएं। ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स इसलिए कि प्राइमरी स्कूल्स में कम से कम एजुकेशन की भी शुरुआत तो हो, या जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो ऐसे घूम रहे हैं जिनके पास में कुछ नहीं है पढ़ने लिखने के लिए, तो वो स्कूल जाना चालू करें। सो दैट इज़ वाई प्राइमरी स्कूल्स वर सेटअप। उसके बाद में वहाँ पर मिनी हॉस्पिटल्स बनवाए गए। अब हॉस्पिटल में तो बहुत बड़ा समय भी लगता है और पैसा भी लगता है, तो जैसे डिस्पेंसरीज होती है ना, उनको मिनी हॉस्पिटल्स कहते हैं, है ना, जैसे सरकारी अस्पताल वगैरह ऐसे छोटे मोटे। तो इस तरह से उन्होंने मिनी हॉस्पिटल्स बनवाए। और मिनी हॉस्पिटल्स बनवाने के लिए वहाँ पे कुछ गिनी चुनी ही मेडिसिन्स रखी, जिसमें से की थी
एक तो ये कि ये लोग क्योंकि गंदगी में रहते थे ये सारे गांव वाले और वो सब, तो वहाँ पे मलेरिया, गंदगी से मलेरिया डेंगू जैसे ये फीवर्स होते हैं ना, तो उस टाइम पे मलेरिया बहुत फैलता था। भाई गंदगी होगी, मच्छर ब्रीड करेंगे और फिर वहाँ मलेरिया होगा, तो मलेरिया के लिए उन्होंने कुनेन की टैबलेट्स रखवाई। अब ये लोग जो थे मोटा अनाज खाने वाले लोग थे, कुछ ऐसा तो नहीं है कि हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हो ये लोग, है ना। रोटी है बाजरे की या किसी की, उसको प्याज के संग में खा लिया या ऐसी नमक लगा करके खा लिया, तो इनको क्या होता था कि स्टोमक डिसऑर्डर्स होते थे, पेट के डिसऑर्डर्स होते थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या रखा कि कैस्टर ऑयल रखा, ठीक है, तो उससे पेट के डिसऑर्डर्स ठीक हो जाते हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने जो रखी थी वो ये था कि ये गांव वाले जो है वो खेतों में काम करते हैं, इनको हंसिया से और ये फावड़े वावड़े से कट्स लग जाते हैं बॉडी में, और ये लोग उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, सेप्टिक वेप्टिक हो जाता है, इसलिए सल्फ़र ऑइंटमेंट रखी गई। तो इस तरह से गिनी चुनी मेडिसिन रखी गई थी उस हॉस्पिटल में। और उसके बाद में उन्होंने ये सारी जिम्मेदारियां देने के बाद में गांधी जी ने कहा कि नाउ आई वांट टू टेक अ मीटिंग ऑफ ऑल दीज विलेजर्स, जितने भी चंपारण विलेजर्स हैं उनकी एक मैं मीटिंग लेना चाहता हूँ और उनको कुछ टीच करना चाहता हूँ अबाउट सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि आत्मनिर्भर बनो, दूसरे के कंधे पर रख करके गोली मत चलाओ, अपना कंधा इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप खुद फैसला ले सको और खुद लड़ाई लड़ सको। तीसरा उन्होंने कहा कि दैट यू शुड बी यूनाइटेड, हमेशा एकजुट रहो, एक दूसरे की लेग पुलिंग मत करो, है ना, एक ही गांव के हो, आपस में मिलजुल करके रहो, कोई भी बड़ी समस्या जो है वो एकजुट करके सॉल्व की जा सकती है, अकेले नहीं की जा सकती। ठीक, अब ये गांधी जी जब उनकी ये मीटिंग ले रहे थे तो उस टाइम पर एक बंदा था जिसका नाम था C.F. एंड्रूज, चार्ल्स फ्रीरर एंड्रूज। वो एक ब्रिटिशर था, वो गांधी जी के ये नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था कि गांधी जी कितने अच्छे हैं, कैसे कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं और वो सब। तो उसने ये कहा कि आप कहो तो मैं आप लोगों के संग में मिल करके अपने लैंडलॉर्ड से कुछ आप लोगों को फंड्स दिलवाऊंगा और आप लोगों के संग में काम करना चाहता हूँ। तो सारे कार्यकर्ता कहने लगे हाँ हाँ इसको अपने संग में ले लेते हैं, और फिर वो करते। गांधी जी ने कहा नो, हम किसी फिरंगी को, किसी ब्रिटिशर को अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये हमारे देश के नहीं है, इन्हें तो हमें निकाल फेंकना है। सो डोंट टेक द हेल्प ऑफ दीज पीपल, ये हमारे ही अंदर ग्रुप में घुस करके और हमें ही दगा देंगे, चीट करेंगे, इसीलिए इनका साथ मत लो, अभी एकजुट कर हो करके खुद काम करो, जितना अभी 25% आपको मिल रहा है उस पर संतुष्ट रहो और धीरे धीरे आपको आपका पूरा हक मिल जाएगा। नाउ द विलेजर्स वर वेरी हैप्पी, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, है ना, और उनके चेहरों पर अब खुशी थी और सेटिस्फेक्शन था, और वो अब उनके बच्चे स्कूल जाने लगे थे और ये सब होने लगे था। ये देख करके ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो था ना उसकी टांगें हिल गई, यानी कि उसकी नींव जो है वो पूरी हिल गई, उसका सिंहासन डामाडोल हो गया। अब उसको लगा कि मेरी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। और फिर कुछ टाइम के बाद में, कुछ सालों बाद, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वहाँ से वो एस्टेट छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चला गया, और उसके बाद में 100% होल्ड विलेजर्स के हक में हो गया। यानी कि जो विलेजर्स कह रहे थे कि हमें 15% हमें मिलना चाहिए कि 25% मिलना, तो वो अब क्या हो गया, अब उनका 100% होल्ड हो गया। अब वो अपने मन के मालिक हैं, अपनी खेती करेंगे, अपना ही मुनाफा लेंगे, अब उनको किसी को रेंट के तौर पर कुछ देना नहीं है। सो लाइक दिस इट वॉज अ विक्ट्री ऑफ द चंपारण पीजेंट्स बिकॉज ऑफ गांधी जी। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं तक है, मैंने आपको समराइज कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको इन डिटेल चैप्टर एक बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। इफ़ यू हैव टाइम तो गो थ्रू इट, नहीं तो मैंने आपको जितना बता दिया है, दिस इज़ ऑल इन द स्टोरी। थैंक यू।